तो चलिए कुछ क्वेश्चन रह गए थे उनको शुरू करते हैं और जल्दी जल्दी करेंगे। और ये जो क्लास है आज की, इसमें हम लगभग चीज़ें कवर करने की कोशिश करेंगे। डैश के अनुसार पर्यावरण वह है जो एक वस्तु के चारों ओर है, ठीक है, कि कोई भी थिंग है इसके चारों ओर फैला हुआ है, ये पर्यावरण है और उस पर प्रत्यक्ष प्रभाव डालता है, ये कहना है गिलबर्ट का। ये फैक्चुअल है, भी थोड़ा सा ध्यान रख लेना। ये ईवीएस पेडागोजी से जुड़ जाता है क्योंकि सीडीपी के अलावा भी बहुत कुछ चीज़ें पूछी जाती है सीटेट में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है जुड़वा बच्चों पर अध्ययन किए गए और एक निष्कर्ष निकाला कि व्यक्तिक अंतर लाने में आनुवंशिकता एक महत्वपूर्ण कारक है। कि क्या है, दो ट्विंस लिए गए और उन पर एक्सपेरिमेंट किए कि उनमें जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस आए वो आनुवंशिकता के कारण आए। ये कहना किसका है? ये कहना है डेविड विनफील्ड का, ठीक है, याद रखना। हालांकि इंडिविजुअल डिफरेंसेस में हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दोनों का योगदान रहता है, लेकिन आनुवंशिकता एक महत्वपूर्ण कारक है अकॉर्डिंग टू डेविड विनफील्ड। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है सोच की वृद्धि और गणितीय संकल्पनाओं की विकास के बीच एक निकट संबंध डैश के साथ स्थापित किया जाता है। यानी जो सोच की ग्रोथ है और जो मैथमेटिकल कंसेप्ट होते हैं उन्हें विकास के साथ हम एक निकट संबंध किस हिसाब से बैठा सकते हैं, यानी अनुसंधान के माध्यम से हम क्या है विकास के बीच एक निकट का संबंध बना सकते हैं, एक बॉन्ड बना सकते हैं वृद्धि और विकास के बीच गणितीय संकल्पनाओं का, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 170। एक शब्द है एजुकेशन। एजुकेशन का मतलब है शिक्षा हमें पता है जो एजुकेशन शब्द है वो लैटिन भाषा से लिया गया है और लैटिन भाषा में एजुकेशन से तीन नाम निकलते हैं, एजुकेयर भी, एजुसियर भी, एजुकेटम भी। और जब DSSB की अपनी क्लासेस लगेगी वहाँ मैं आपको एजुकेयर, एजुसियर, एजुकेटम की फुल डिटेल करवाऊंगी। एक बार सीटेट के लिए इतना ही जान लो, ठीक है। एजुकेशन तीनों शब्दों से मिलकर बना है, एजुसियर, एजुकेटम, एजुकेयर। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। डैश शिक्षा की एक प्रक्रिया है जो एक सटीक तरीके से पाठ्यक्रम सीमित और परीक्षा उन्मुखी है। तो ये हमें पता है कि एक करिकुलम होता है, हमें सेशन दे दिया जाता है और परीक्षा ही इसका लास्ट मकसद होता है। ये कौन सी है? औपचारिक शिक्षा होती है, फॉर्मल एजुकेशन होती है जो हम स्कूल में ग्रहण करते हैं। अनौपचारिक शिक्षा एनवायरनमेंट में रहकर, गैर औपचारिक में क्या है, गैर औपचारिक में डिस्टेंस एजुकेशन लेते हैं। फिर आ जाइए आगे। शिक्षा की द्विध्रुवीय प्रक्रिया का विचार किसने दिया था? ठीक है, कल हमने त्रिध्रुवीय पढ़ा था, आज पूछा जा रहा है द्विध्रुवीय प्रक्रिया। सर जॉन एडम ने दिया था ये, ठीक है। शिक्षा द्विध्रुवीय हो, दो ही ध्रुव होने चाहिए शिक्षा के। नेक्स्ट आगे। नेक्स्ट है डैश के दिनों में शिक्षा की प्रक्रिया पूर्णतः अनौपचारिक होती है। यानी कौन से दिनों में? प्रारंभिक, आधुनिक या ए भी दोनों। यानी क्या है, प्रारंभिक दिनों में बच्चा क्या है स्कूल नहीं जाता, स्कूल में वो 5-6 साल की एज में आना शुरू करता है। तो बच्चा जो शिक्षा लेता है, जो एजुकेशन लेता है, प्रारंभिक दिनों में बच्चे की जो शिक्षा है वो अनौपचारिक होती है, ठीक है, याद रखना। फिर नेक्स्ट है जीवन का उच्चतम लक्ष्य डैश में भौतिक सफलता प्राप्त करना है। क्या है? भौतिक फिजिकल डेवलपमेंट में क्या है, जीवन का उच्चतम लक्ष्य है हमें यहाँ सफलता मिल जाए। ये क्या है? भारतीयों, रोमन, यूनानी, अमेरिकी। ये क्वेश्चन क्लियर नहीं दे रखा, लेकिन हम भारत से हैं तो भारतीयों ही आंसर करेंगे क्योंकि रोमन, यूनानी और अमेरिकी क्या है, ये चीज़ हम भारतीयों के लिए क्या ही मायने रखती है। जीवन का उच्चतम लक्ष्य भारतीयों में भौतिक सफलता प्राप्त करना है, हमारा तो यही लक्ष्य होगा क्योंकि हम बिलोंग करते हैं इंडिया से। किंडरगार्टन प्रणाली के प्रणेता कौन है? हमें पता है फ्रेडरिक फ्रोबेल है। इन्होंने लोअर किंडरगार्टन और अपर किंडरगार्टन की समीक्षा की है। नेक्स्ट है आगे जो व्यवहारवाद है, व्यवहारवाद का उद्भव कब हुआ था? बिहेवियरिज्म का जोहन वी वाटसन ने सबसे पहले काम किया था और 20वीं शताब्दी के आरंभ में माना जाता है। ये 20वीं शताब्दी याद रखेंगे, व्यवहारवाद की संकल्पना का उद्भव हुआ, ठीक है। प्रॉपर एक सीक्वेंस की बात करें, वैसे तो 1813 में साइकोलॉजिस्ट ने काम करना शुरू कर दिया था, लेकिन जब व्यवहारवाद का कंसेप्ट आया ये 20वीं सदी में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है चार्टों का एक क्रम जो वलय, हुक या
एक कोष्ठक द्वारा साथ बंधा होता है कहलाता है फ्लिप बोर्ड। यानी इस तरह का होता है, ऐसे बांध दिया जाता है और ऐसे इसको ट्राइपोलर स्टैंड होता है, इसको बांध दिया जाता है, ये इस पर लटका दिया जाता है, यहाँ एक हुक टांग दिया जाता है। ठीक है, ऐसा होता है फ्लिप चार्ट, याद रखेंगे, जो एक वल्ले हुक या एक कोष्ठक द्वारा साथ बंधा होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, एक बालक एक भाषा विकसित करने में 10 वर्षों में सक्षम हो जाता है। कि एक बालक है वो क्या है, लैंग्वेज कब सीख लेता है, जो एक दी गई भाषा के सही होने, उपयुक्त शब्दों के सिद्धांतों और व्याकरण की दृष्टि से सही होने का मिलान करती है। ठीक है, कि बच्चा क्या है, 4 साल का बच्चा है ना, कि मैं लड़का हूँ, मैं लड़की हूँ, और व्याकरण की दृष्टि से क्या सही है या क्या गलत है, इन चीज़ों का समझना शुरू कर देता है 4 वर्षों का बच्चा। ठीक है, 4 वर्षों का बच्चा सक्षम हो जाता है इस चीज़ में, और नीचे दी गई भाषा के सही होने, उपयुक्त शब्दों के सिद्धांतों को भी पहचानने लगता है। नेक्स्ट है, डैश की पुस्तक ने बालक में मापन संकल्पनाओं के विकास की हमारी समझ में एक महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो हमें पता है, क्या पता है हमें पता है कि जो पियाजे ने सबसे पहले बच्चे की विकास की अवस्थाएं दी थी, और तभी से क्या है, हमारा कंसेप्ट हमें समझ में आने लगा था। ठीक है, तो पियाजे ने बहुत ज़्यादा काम किया कोग्निशन डेवलपमेंट पर, और उसी की थ्योरी से हमें क्या है, समझ विकसित हुई हमारी विकास पर। सबसे पहले विकास पर इन्होंने ही काम किया था, और तभी हर एक टेट के एग्ज़ाम में पियाजे का क्वेश्चन पूछा जाता है। विश्व में बोली जाने वाली 5000 भाषाओं का 1/3 कहाँ बोली जाती है, भी भारत में बोली जाती है। 22 भाषाओं को तो हमारे भारतीय संविधान में मान्यता प्राप्त ही है। उसके अलावा क्या है, क्षेत्रीय बोली है, मदर टंग है, बहुत सारी भाषाएं हैं जो क्या है 1/3 बोली जाती है। विश्व में से 1/3 हिस्सा हमारे इंडिया में बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सफल साक्षरता अध्ययन संज्ञानात्मक और सामाजिक भावनात्मक कौशल के एक वृहद समुच्चय पर निर्भर करता है, जिसमें क्या क्या चीज़ शामिल है। यानी जो सफल साक्षरता है अध्ययन संज्ञानात्मक और सामाजिक भावात्मक कौशल के एक वृहद समुच्चय पर निर्भर करता है। क्या क्या चीज़ें शामिल होगी इसमें, ध्यान देना, कार्यशील स्मृति और स्वयं नियंत्रण, यानी सारी चीज़ें शामिल होगी। अटेंशन भी कार्यशील रहेगी मेमोरी, और हम खुद पर कंट्रोल करेंगे, तो ये सारी चीज़ें एक सफल साक्षरता में आ जाएगी, भावनात्मक कौशल से वृहद रूप से जुड़ जाएगी। नेक्स्ट है, चित्रण, घसीटना और लिखने का दिखावा डैश सीखने के लिए महत्वपूर्ण नींव है। यानी क्या है, किसी पर जैसे हम बच्चे को ऐसे डॉट वाला ए बना के देते हैं, तो बच्चा क्या यहाँ है उसको चित्र को बनाएगा, पूरा करेगा, घसीटेगा, इसके ऊपर क्या है स्क्रिबलिंग करेगा, और लिखने का दिखावा करना है। ये लेखन कौशल के लिए अति महत्वपूर्ण है, तो लिखना आ जाएगा। नेक्स्ट है, संरचनावाद का तरीका एक बालक को अपने पर्यवेक्षण, अनुभव और प्रयोगों द्वारा रूपांकन करने की अनुमति देता है। यह सीखने का एक तरीका कौन सा कहलाता है भाई, प्रभावी नहीं कहलाएगा, संज्ञानात्मक तरीका कहलाएगा। क्या भाई, संरचनात्मक का एक ऐसा तरीका जो बालक को पर्यवेक्षण के लिए, अनुभव और प्रयोगों द्वारा रूपांकन करने की अनुमति देता है, तो यह संज्ञानात्मक पक्ष से जुड़ जाएगा। ठीक है, बच्चा प्रयोग करके देखेगा, एक्सपेरिमेंट करेगा, एक्सपीरियंस लेगा, ऑब्जर्वेशन करेगा, तो ये संज्ञानात्मक चीज़ से जुड़ जाएगी, क्योंकि बच्चा क्या है यहाँ अपना दिमाग लगा रहा है, दिमाग से हर समस्या का समाधान कर रहा है। अब क्या है, रण पर बच्चों के लिए ग्राह्य कौशल कौन सा है, हमने पढ़ा है जो प्रोडक्टिव होते हैं। प्रोडक्टिव जो स्किल है वो 2 होते हैं, स्पीक करना, स्पीकिंग हो गया, और एक हो गया राइटिंग। ये क्या है, प्रोडक्टिव स्किल है, याद रखना है। और ये दूसरे क्या है, लिसनिंग और रीडिंग क्या है, ये ग्राह्य कौशल है, यानी ये रिसेप्टिव स्किल है, याद रखना। ये बहुत पेडागोजी में भी ये चीज़ पूछी जाती है। ठीक है, एल आर लिसनिंग और रीडिंग तो जुड़ेंगे रिस्पेक्टिव से। ठीक है, रिस्पेक्टिव स्किल से। SW जुड़ेंगे P से, प्रोडक्टिव स्किल से, याद रखना, एक कोड वर्ड है ये। नेक्स्ट है,
एक क्यूमुलों का क्या अर्थ है? क्यूमुल क्या होते हैं भाई? सोते समय की कहानी, परी कथा या दोहराई जाने वाली कथा क्यूमुल होते हैं। ठीक है, क्यूमुल होते हैं दोहराई जाने वाली कथा। जैसे ये बादल होते हैं ना, ये यूनान का लैटिन भाषा का शब्द है। ये बादल होते हैं, ये कभी किसी शेप में बन जाते हैं, कभी किसी शेप में बन जाते हैं, तो रहते तो बादल ही है ना, तो अपने आप की ये शेप दोहराते रहते हैं। उसी तरह क्यूमुल का जो अर्थ है वो दोहराई जाने वाली कथा से लिया गया है। ये याद रखेंगे, थोड़ा सा हाई लेवल का क्वेश्चन है ये। लिखने के प्रकार जैसे पत्रों, शब्दों और वाक्यों की प्रतिलिपि बनाना डैश स्तर पर किया जाता है। ठीक है, लिखने के प्रकार हो गए पत्र, शब्द और वाक्य की प्रतिलिपि बना रहे हैं, यानी नकल की जा रही है, तो किस स्तर पर किया जाता है? किंडरगार्टन यानी LKG UKG लेवल पर किया जाता है। ये हर चीज़ की नकल करके देखी जाती है। नेक्स्ट है दो भाषाओं को समझ पाना परंतु सभी को एक ही भाषा में अभिव्यक्त कर पाना। ये क्या कहलाएगा? कि हम दो भाषा समझ तो पाते हैं लेकिन बोल नहीं पाते दोनों की दोनों भाषाएं। जैसे फॉर एग्जांपल हमें इंग्लिश समझ में तो आ जाती है लेकिन हम इंग्लिश में बात नहीं कर सकते, लेकिन जानते सामने वाला अगर हमसे इंग्लिश में बात कर रहा है तो हम वो समझ तो लेंगे, लेकिन क्या उसके साथ कॉन्वर्सेशन नहीं कर पाएंगे। तो ये कंडीशन क्या कहलाएगी? ग्राह्य द्विभाषावाद कहलाएगी। यानी हम ग्रहण तो दोनों भाषाओं को कर सकते हैं लेकिन एक ही भाषा में खुद को हम अभिव्यक्त कर पाते हैं। जैसे या तो इंग्लिश में बोल पाएंगे या हिंदी में बोल पाएंगे, दोनों भाषाओं पर हमारी पकड़ नहीं होती अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो ये ग्राह्य द्विभाषावाद कहलाएगा। नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा लिंग के संबंध में सत्य है, यानी जेंडर के संबंध में क्या चीज़ सही है? यह जैविक रूप से निर्धारित होता है, बिल्कुल गलत है। जेंडर क्या है? एक सोशल कंसेप्ट है जो हमने दिया है। सेक्स है वो है बायोलॉजिकल, तो यह जैविक रूप से निर्धारित होता है। यह एक संख्यात्मक संकल्पना है। ठीक है, संख्या को काउंट करने के लिए। यह व्यक्ति की यौनिकता के समान है, ये भी नहीं होगा। यह एक सामाजिक संरचना है, बिल्कुल सही है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। डी है इसका, एक सामाजिक संरचना है, ये एक सोशल कंसेप्ट है, ये नहीं होगा। संख्यात्मक संकल्पना का तो यहाँ कोई लॉजिक ही नहीं है। व्यक्ति की यौनिकता के समान है, ये भी नहीं होगा। ये तीनों क्या है? ये बायोलॉजिकल, ये ए और सी बायोलॉजिकल फैक्टर से जुड़ जाएंगे। नेक्स्ट है आगे, एक गुण